हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 15वें नंबर की क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आज की इस क्लास से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर 100% जो हैं आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम सरल भाषा में ये क्लासेस जो हैं वो आपको कराई जा रही हैं। इनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वो की पीडीएफ कहां मिलेगी आपको क्लास के बीच में ही पता चलेगा। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग भौतिक मापन जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। मापन किस तरह से किया जाता है और मापांक को बदलना, ये चीजें क्लियर कर ली थी। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं 3 टॉपिक पर, जिसमें पहला रहेगा समय का मापन, दूसरा हमारा जो है वो रहेगा आयतन का मापन और तीसरा रहेगा द्रव्यमान का मापन। यहां से एक सवाल सीधे सीधे आपके पेपर में आता है। सवाल कैसे पूछा जाएगा कि समय का मापन किस तरह से किया जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी करें। या सीधे पूछा जाएगा समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अब होता क्या है, जो आप डीएलएड करते हो तो ये प्रैक्टिकली आपको स्ट्रांग जो है वो रहना होता है, मतलब प्रैक्टिकल रूप से आपको बेहतर रहना होता है। तो इसमें आपको लिखना भी बहुत अच्छे से रहता है। तो आप देखिए किस तरह से लैंग्वेज है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। अर्थात समय की निश्चितता के लिए जो है वो समय का मापन किया जाता है। क्या कभी हमें यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगाते थे। जो प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग लोग थे, तो देखिए होता क्या था, जैसे ये आपका सन है, ठीक है, तो सूरज की छाया पड़ रही है। अब ये छाया धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। अब उन्होंने लाइन खींच रखी थी, ठीक है, अब ये लाइन है। जब छाया यहां पर आएगी तो उनका हिसाब से मान लीजिए 12:45 होगा, यहां पर 1 बजेगा, यहां पर 2:30 बजेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो समय का मापन करते थे, लेकिन ये समय एग्जैक्ट मापन नहीं हो पाता था। जैसे अब आप लोग मोबाइल में या घड़ी में डायरेक्ट देख पाते हो कि 12:46 हुआ है, 1:54 हुए हैं, लेकिन पहले एक अनुमानता समय होता था कि अब ये छाया इसके बीच में, यहां पे 1 बज रहा था, यहां 2 बज रहा था, तो इसके बीच में तकरीबन समय 1:30 बजे के आसपास होगा। तो इसीलिए आवश्यकता हुई किसकी, समय की मापन की, निश्चित समय की मापन की। तो समय की माप से हमारा तात्पर्य जो है वो काल अंतराल से है, क्योंकि समय के ही आधार पर आप ये पता लगा पाते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि सुबह का 5 बजा है तो ये पक्का है कि धूप नहीं निकली होगी, लेकिन मैं अगर कहूं दोपहर के 12 बजे हैं तो धूप निकलने की प्रबल संभावना है। लेकिन मैं अगर वही कह दूं रात के 9 बजे, इसका मतलब धीरे धीरे अंधेरा जो है वो छाने लगा होगा। मतलब काल का जो अंतराल होता है वो किससे संबंधित है, समय के मापन से संबंधित है। जब हम घड़ी देखते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य किससे होता है, काल अंतराल से होता है। और ये अंतराल डेड श्योर रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 9:15 पर आपने समय देखा, 9:15:45 हुए थे, लेकिन अगले ही पल अगर आप देखोगे तब भी 9:15:46 हो जाएगा। मतलब समय में कुछ ना कुछ जो है वो अंतराल हो जाएगा, और इसीलिए समय का मापन किया जाता है। हमें घर में प्रायः एक दिन से छोटे छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता है। जैसे स्कूल जाना, ट्रेन पकड़ना, टेलीविजन पर समाचार देखना या किसी कार्यक्रम में निश्चित समय पर पहुंचने के लिए समय का ज्ञान जो है वो आवश्यक है। जैसे मान लीजिए सुबह ट्रेन का समय है 7:15 AM पर, ठीक है, तो अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको स्टेशन पर 7:15 तक पहुंच जाना है। जब आप 7:15 तक स्टेशन पर पहुंच जाओगे तभी आप जो है ट्रेन पकड़ पाओगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए स्कूल का टाइम 8 बजे है तो 8 बजे तक आपको स्कूल हर हालत में पहुंचना है। अब मान लीजिए आपके घर से दूरी है 10 मिनट की, तो आप 7:50 पर निकलोगे, 8 बजे जो है वो पहुंच जाओगे। जिसके घर की दूरी 15 मिनट की दूरी पर जिसका
घर है तो वो 8:45 पर निकलेगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले यही होता था कि एक समय अंतराल जो है वो अनुमान के आधार पर होता था। तो जैसे मान लीजिए अब वहां आप एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाते थे कि 7:15 ही हुआ है या 7:20 हुआ है, तो इसीलिए किसकी आवश्यकता हुई, समय की आवश्यकता हुई। उम्मीद है ये वाला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही बेसिक चीजें जो हैं वो आपको पेपर में लिखनी है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं भैया, आप लोग बहुत सपोर्ट प्यार दिखा रहे हो। ये डीएलएड बीटीसी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको देखिए यहाँ पर सीधे की सीधी सारी क्लासेस मिल जाती हैं, उनके नोट्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे साइंस की 13वीं क्लास की पीडीएफ पड़ी हुई है, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर क्विजेस भी मिल जाती हैं। तो इसको आप लोग जो है वो जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी यार बात ये है, आप लोग यार खुद तो देखने आते हैं यार, इन वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोगों का सपोर्ट ही जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। और वीडियो को लाइक किया करो, 1-2 थैंक यू वगैरह लिख करके जाया करो यार, कम से कम सपोर्ट तो करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ, तो अगला है हमारा आयतन का मापन। सबसे पहली बात आती है कि आयतन होता क्या है, तो आयतन होता है आपका वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम होता किसमें है, इसकी 3 चीज की आवश्यकता होती है, लंबाई, चौड़ाई और किसकी आवश्यकता होती है, ऊंचाई की होती है। जैसे एक घन आपका है, ठीक है, एक घन मैं यहां पर बना लेता हूं, जैसे ये घन आपका है, ठीक है। अब घन में जब आप ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हो जाती है लंबाई, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है चौड़ाई, और ये क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है ऊंचाई। और इसके द्वारा ही जो कंप्लीट होता है ये आपका आयतन होता है। जैसे आप जब दूध लेने जाते हो तो जो दूध का उसका बर्तन होता है, आपने देखा होगा नीचे से बेलनाकार होता है, ऊपर वो पकड़ने वाला होता है, तो ये पूरा का पूरा आयतन, तो इसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। मतलब तीनों चीजों को मिला करके उसने दूध को नापा, तो दूध जो दिया जाता है वो आयतन होता है लीटर। और लीटर का मतलब क्या होता है, ये अभी हम लोग आगे पता करेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आसपास की वस्तुओं को यह जानने के लिए ध्यान से देखें कि कौन सी वस्तु कम जगह और कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है। मतलब आयतन का सीधा सीधा तात्पर्य जो है वो जगह घेरने से है। जैसे आप बात करोगे सबसे पहले ठोस की, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी अच्छे से लिख दीजिएगा। अगर कोई ठोस मान लीजिए ईंट है, ठीक है, तो ईंट का आयतन क्या हो जाता है, वो एक फिक्स है, इसको आप जहां भी डालोगे, जैसे उसे छोटे बर्तन में डालोगे तो वो आएगी ही नहीं, उससे बड़े बर्तन में डालोगे तो वो आ जाएगी, लेकिन वो अपना ही स्थान घेरेगी, पूरा स्थान नहीं घेरेगी। लेकिन अगर बात आप करोगे किसकी, द्रव की, तो द्रव का मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, अब इस बर्तन में मान लो 10 लीटर आता है, आपके पास द्रव है कितना, 5 लीटर, तो वो आधा भर जाएगा, लेकिन जगह कितनी घेर लेगा, जगह वो पूरी घेर लेगा। लेकिन अब आप बात करोगे किसकी, गैस की। अब गैस क्या होता है कि आपका बर्तन मान लीजिए है, इसकी क्षमता है सिलेंडर में 14 लीटर जो है वो गैस आने की। अब गैस आपके पास है 5 लीटर, लेकिन जब इसमें भरोगे तो इसके कण पूरे में ही दौड़ेंगे। मतलब वो जिसमें डाला जाता है, जिस बर्तन में, उसका ही आकार जो है वो घेर लेता है। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। घनाकार वस्तुओं का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसी तरह सवाल आपसे पूछा जाता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्योंकि घनाभ की सारी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। घन में लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। कहने का मतलब यह कि घन की ये चारों भुजाएं बराबर, ऊपर वाली भी चारों भुजाएं बराबर, इसका मतलब चौड़ाई भी बराबर, इसका मतलब चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई सब कुछ जो है बराबर हो जाता है। और घन का आयतन क्या हो जाता है, भुजा अर्थात साइड का क्यूब हो जाता है। द्रव पदार्थ जैसे दूध हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल, डीजल को मापकर जो है वो बेचा जाता है, इनका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे आप जब दूध, तेल, पेट्रोल वगैरह बेचते हो तो किसमें बेचते हो, ये आप लोग आयतन जो है इसका लीटर में बेचते हो। लीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं, आधा भी आता है, 1 भी आता है, 2 लीटर भी आता है। अब आप देखोगे तो द्रवों से भरे बर्तन के धारिता की माप किसमें नापी जाती है, लीटर्स में ही मापी जाती है। चाहे वो आपका दूध हो, चाहे आपका वो तेल वगैरह हो, या पानी वगैरह भी लीटर्स में ही होते हैं जो आप बॉटल वगैरह खरीदते हो। अब ये यूनिट आपके लिए मैं स्पेशली लिख के लाया हूं, इनको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आती है 1 लीटर, तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इसी को पूछ लिया जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन कितना होता है, तो 1/1000 लीटर होता है। तो इसको उल्टा भी आप लिख सकते हो। दूसरा, 1
होता है तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, या इसी को पूछा जा सकता है 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। इतना आप बदलना अच्छे से जानते हो। अगला महत्वपूर्ण है, ये क्यूसेक वाला पूछा भी गया है। 1 क्यूसेक में कितने मीटर होते हैं, तो 1 क्यूसेक के 1000 मीटर क्यूब होता है। इसी तरह मीटर क्यूब को आप 1000 × 1000 भी लिख सकते हो। और 1 क्यूसेक में अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में आ जाए तो 1 लाख लीटर होता है। यह सवाल सीधा पूछा गया है आपसे कि क्यूसेक बड़ा है या आयतन बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा क्यूसेक जो है वो आयतन से बड़ा होता है। जैसे जो आपका पेट्रोल जब आप बाइक वगैरह में डलाने जाते हो तो लीटर में डलाने जाते हो, लेकिन जब ये आपका आता है जो आपके टैंकर वगैरह होते हैं तो उनमें ये जो तेल होता है ये क्यूसेक में आता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नंबर पर बात आती है किसकी, द्रव्यमान की। अब ये द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आप सीधे लैंग्वेज में इसको भार के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हो। जिनका भार होता है उनका द्रव्यमान भी होता है। जो आप फल सब्जी वगैरह जो भी चीजें होती हैं सारी की सारी द्रव्यमान से संबंधित होती हैं। आप देख सकते हैं जब हम अनाज फल सब्जी आदि खरीदते हैं तो दुकानदार सामान को किस माप से देता है, प्रायः ग्राम या किलोग्राम से। अर्थात ग्राम या किलोग्राम किससे संबंधित होते हैं, भार से संबंधित होते हैं। तो जिन ठोस वस्तुओं में भार होता है उनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अर्थात अनाज फल सब्जी ये सारा का सारा ग्राम और किलोग्राम से ही संबंधित है। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अर्थात आप कह सकते हो पदार्थ का परिमाण जो होता है ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब ये होता है जैसे गोभी का आपका फूल होता है तो उसकी आकृति क्या है, एक अलग है। तो ये सारा का सारा किससे संबंधित है, परिमाण से संबंधित है। और इतने का ही तो भार होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये इतना एरिया का आपसे भार पूछ लेगा। तो भार भी इतने एरिया का पूछा जाता है जब आप तराजू पर रखते हो। अर्थात वस्तु के पदार्थ का परिमाण जो होता है उसी को भार या द्रव्यमान के जान से जो है हम लोग जानते हैं। मापन की भी 4 इकाइयां हैं, मैंने आपको बता रखी हैं। पहली कौन सी सीजीएस होती है, दूसरी कौन सी होती है एमकेएस होती है, तीसरी कौन सी होती है ये आपकी जो फुट पाउंड वाली होती है इसमें एफपी होती है एस, और चौथी कौन सी होती है ये आपकी एसआई पद्धति होती है। तो ग्राम किलोग्राम पाउंड और एसआई पद्धति में भी किलोग्राम से जो है इसको हम लोग मापते हैं। तो आप देख सकते हो एसआई अर्थात अंतरराष्ट्रीय मापक मात्रक में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और ये सारा पिछली क्लास में मैंने बताया। तो भैया अगर नहीं देखी है पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दी, उसको जरूर देख लेना। सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना के रख दी है, उसको जरूर देख लेना। एग्जाम टाइम पे ये एकदम खतरनाक तरीके से आपकी जो है वो हेल्प करने वाले हैं। इसके अनेक छोटे छोटे जो हैं वो बड़े मात्रक होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 100 केजी में 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल में 1 टन होता है और 1 ग्राम में 10 mg होते हैं। ये सवाल आपसे सीधे पूछा जाता है कि 1 कुंटल में कितने ग्राम होते हैं, तो 100 केजी जो हैं वो होते हैं और 10 कुंटल में 1 टन होता है। उम्मीद है ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। कम समय में बेहतर कंटेंट देना इस चैनल का काम है। बाकी यहां पर जो मैं बता रहा था आपको पूरी प्लेलिस्ट डीएलएड की भी मिल जाएगी, सीडीपी की, इसको देख लेना। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करो, वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो थैंक यू लिखना मत भूलना। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बाय बाय।